हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन ग्रेविटेशन चैप्टर के, जो कि क्लास 11th का सेवन्थ चैप्टर है। और आप सभी को पता होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। हर कोई एग्ज़ाम जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, चाहे जेई है, नीट है, या फिर आपका सीयूटी एग्ज़ाम है, इन फ्यूचर कोई भी एग्ज़ाम है, एनडीए है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन कई बार आपके डायरेक्ट आ जाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताऊं, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको हर चैप्टर के एमसीक्यू जितने भी हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो आज हम ग्रेविटेशन में पहुंचे हैं, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपका चैनल है, कहने की आपको ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन कह रहे हैं अर्थ इज अप्रॉक्सीमेट स्फीयर। देखो, वैसे तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे या ज्योग्राफी के जो सर होंगे आपके, वो आपको अर्थ का शेप जियोइड बताएंगे। समाव आप ये भी पढ़ सकते हैं कि अर्थ का जो शेप है हमारा, वो हमारा स्पेरिकल है या इलिप्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ करें कि अगर अप्रॉक्सीमेट कर दें स्फीयर, तो करें इंटीरियर कंटेन मैटर विच इज़ नॉट ऑफ सेम डेंसिटी। डेंसिटी है जो कि सेम डेंसिटी एवरीवेयर नहीं है। देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। देखो बच्चों, अगर हमारा जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो हम अर्थ को ट्रीट करते हैं एज अ पॉइंट मास जो प्लेस्ड है उसके सेंटर पे। ठीक है, उस केस में जी 0 होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि सेम डेंसिटी नहीं मानना है, तो क्या होगा। तो अगर हम नहीं मानेंगे तो जी डिफरेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, और 0 कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एक बार हम क्विक रिव्यू करते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है, जिससे कि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ जब भी आप जाएंगे, जो कि हमारा जी है, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा Gm/r²। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी एक फिक्स वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों जो जी हमारा सेंटर है, अर्थ के सेंटर पे जो जी की वैल्यू आती है वो हमारी 0 आती है। ठीक है, कब, जब हम यूनिफॉर्म डेंसिटी एज्यूम करते हैं। क्लियर। दूसरी बात, जी हाइट की वजह से जो हमारा रिलेशन होता है जी हाइट ओवर जी, वो हो जाएगा आपका r² ओवर r+h का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को अगर आप अप्रॉक्सीमेट कर लें तो आपकी इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1 - 2h/r। कब लगाएंगे, जब आपकी हाइट जो है वो बहुत कम है रेडियस के कंपैरिजन में। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, ये तो हमारी हाइट की वजह से है। अगर डेप्थ की बात करें कि हमारा जो ग्रेविटी है जी डी ओवर जी जो होगा, ये भी हमारा एक रिलेशन है। इसमें मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ 1 - डेप्थ d/r। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आप डी डेप्थ नीचे जाएंगे अर्थ सरफेस से, डी डेप्थ अंदर घुसेंगे, तो हमारा वहाँ पर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, जी 1 - d/r। क्लियर है यहाँ तक। तो ये भी वही है जो मैंने आपको अभी रिलेशन बताया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात है शेप। तो अर्थ का शेप वैसे तो इलिप्टिकल एज्यूम किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका पोल है। तो इक्वेटर पे जो जी होता है बच्चों आपका, वो मिनिमम होता है। वो इसलिए होगा, जो इक्वेटर की डिस्टेंस है बच्चों, जो पोल की डिस्टेंस से इक्वेटर की डिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर आपने इलिप्स पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी और आर का रिलेशन क्या है, इनवर्स वाला है। तो अगर ये बड़ा है तो इसकी वैल्यू छोटी होगी। तो इक्वेटर से पोल जाएंगे, पोल पे हमारा मैक्सिमम होगा, तो इक्वेटर टू पोल में बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो जी में एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछें कि अर्थ के सरफेस में डी डेप्थ आप नीचे गए, एच हाइट ऊपर गए, तो अगर आप d = 2h चले जाएं, तो आपका हाइट पे जो ग्रेविटी होगी वही डेप्थ के ग्रेविटी के बराबर होगा। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, कई बार बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, रोटेशन इफेक्ट भी आ जाता है कि रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। अगर किसी लैटिट्यूड पे, थीटा पे, आपका जो जी की वैल्यू होगी वो r ω² cos² अल्फा
के बराबर होगी, या इसको थीटा ही कर लो, थीटा के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप रिलेशन ये निकाल सकते हैं कि अगर पोल और इक्वेटर का आप निकालें तो आपका पोल और इक्वेटर में जो डिफरेंस होगा, पोल और इक्वेटर में डिफरेंस वो आर ओमेगा के बराबर होता है। तो जी जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका जलवा है हर पेपर में। एक ग्राफ भी इसका पूछा जाता है कई बार। अगर जी ऊपर को है और ये जी हाइट है तो हमारा इनसाइड, अर्थ के इनसाइड ऐसा रिलेशन दिखाता है। ठीक है, ये आर लेस देन आर है और ये आर ग्रेटर देन आर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला है 8.2। 8.2 कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम सन द सन अपीयर टू मूव इन एन इलिप्टिकल अप्रोक्सीमेट सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है जी, कह रहे फॉर द मोशन ऑफ अनदर प्लेनेट लाइक मरकरी एज ऑब्जर्व फ्रॉम सन दिस वुड बी। तो बच्चों होता क्या है, जैसे आप अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सन कैसे मूव कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारा अर्थ और सन के बीच में, हमेशा क्या फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इनवर्स स्क्वायर लॉ बच्चों ऐसा होता है जिस लॉ में ये आ रहा है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं अर्थ और मरकरी के बीच में क्या है। तो बच्चों जो हमारी ऑर्बिट है मरकरी की, अर्थ से अगर आप देखेंगे वो सर्कुलर नहीं होती है। तो जो मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स है मरकरी में वो सन की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। क्लियर है यहाँ तक? तो सी ऑप्शन ये है कि जो मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा सन की वजह से है। क्लियर? चलिए 8.3 में चलते हैं। कह रहे डिफरेंट पॉइंट इन अर्थ आर एट स्लाइटली डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड हंस एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। आगे कह रहे हैं फॉर a rigid body we know that if various force act various point the resultant motions is as if a net force act on center of mass। अगर center of mass पे लगेगा तो उसके बाद करें causing translation and net torque at the CM causing rotation around an axis through the CM। तो करें for the earth sun systems the earth एज अ यूनिफॉर्म डेंसिटी द टॉर्क इज जीरो। ये बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। तो बच्चों अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही हैं सन के अबाउट सर्कुलर मोशन में अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो टोटली फोर्स है हमारा, जो फोर्स है हमारा वो होता है रेडियल नेचर का। आपने ये केपलर लॉ में पढ़ा होगा। रेडियल नेचर मीन्स होता है टुवर्ड्स रेडियस। ठीक है, और टुवर्ड्स रेडियस रेडियल नेचर है या अलोंग द रेडियस है। तो जो टॉर्क हो जाएगा इनके बीच में एंगल आर और एफ के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और थीटा अगर आप जीरो रखोगे तो टॉर्क क्या निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के आएगा। तो टॉर्क जीरो होता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बस बड़ा क्वेश्चन है और है कुछ नहीं उसमें। फोर्थ क्वेश्चन है द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ हैव फाइनाइट लाइफ एंड समटाइम डेब्रिस ऑफ सैटेलाइट फॉल टू अर्थ दिस इज बिकॉज। ये क्यों होता है? तो बच्चों जो हमारी टोटल एनर्जी है, हमारी जो टोटल एनर्जी है अर्थ सैटेलाइट की, वो हमारी क्या होती है, नेगेटिव। और इस नेगेटिव से आप ये भी कहते हैं कि बाउंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों जो इसमें विस्कस फोर्स है जो कॉज कर रहा है हमारा स्पीड ऑफ सैटेलाइट और हाइट को क्या करता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी वाला करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं 8.5 में चलते हैं। करें बोथ अर्थ एंड मून आर सब्जेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। ठीक है जी, कह रहे हैं कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम सन, अगर हम सन से ऑब्जर्व करें द ऑर्बिट ऑफ मून, तो ऑर्बिट ऑफ मून क्या होगी। तो बच्चों ये स्ट्रिक्टली और इलिप्टिकल नहीं होती है क्योंकि जो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका सेंट्रल नहीं होता है। तो 8.5 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ना आप जब देखेंगे सन से ऑब्जर्व करेंगे तो दो तरह के फोर्स आपके मून पे होंगे। एक तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सन और मून का, और दूसरा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अर्थ और मून का। तो इसलिए टोटल फोर्स जो होगा वो सेंट्रल नहीं होगा। तो सेंट्रल नहीं होगा तो ऑर्बिट भी इलिप्टिकल नहीं होगी स्ट्रिक्टली। 8.6 कह रहे हैं इन आवर सोलर सिस्टम द इंटरप्लेनेटरी रीजन हैज चंक्स ऑफ मैटर। चंक्स ऑफ मैटर मीन्स आप ये कह सकते हैं स्मॉलर साइज है एज कम्पेयर टू प्लेनेट कॉल्ड एस्ट्रोनॉइड दे। इसके बारे में कौन सा है? तो बच्चों इसके बारे में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो एस्ट्रोनॉइड है बच्चों ये हमारे क्या होते हैं, मूव करते हैं ऑर्बिट में जैसे प्लेनेट मूव करता है। और हमारे जो भी प्लेनेट में मूव करेगा या प्लेनेट लाइक बिहेवियर दिखाता है वो केपलर लॉ फॉलो करता है। ठीक है,
तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं आपके उस पर भी आपका सेंट्रल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। अगर सेंट्रल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उसकी जो ऑर्बिट होगी वो सर्कुलर लाइक ऑर्बिट होगी, जिससे केपलर लॉ फॉलो हो जाएंगे। 8.7 कह रहा है चूज द रॉन्ग ऑप्शंस। तो भैया रॉन्ग ऑप्शन क्या है, देखो इसमें जो रॉन्ग ऑप्शन है अगर आप पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशनल मास ऑफ प्रोटॉन जो है बच्चों वो इक्विवेलेंट है इनर्शियल मास के, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं अदर बॉडी के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी वाला है, ठीक है जी। ये हमारे नेवर जो मास है उस पर डिपेंड करेंगे, लेकिन इनर्शियल नहीं करता। ग्रेविटेशनल मास की नेवर पे, नेवर मास में कौन ला रहे हो कौन ले जा रहे हो उस पर डिपेंडेंसी होती है, इनर्शिया वाले की नहीं होती। अगला क्वेश्चन, ये तो आपके कई बार जेई में आ चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑफ मास 2m, m एंड m आर रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट ए बी सी विद ए बी इक्वल टू इतना एंड m आपको दिया है। तो पूछ रहे हैं कि एट सब्सिक्वेंट टाइम्स बिफोर एनी कोलिजन टेक प्लेस m विल बी रिमेन रेस्ट, m विल मूव टुवर्ड्स m। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले आप ये निकाल लो कि 4 से क्या होगा, f का एफ ए बी निकाल लो, ए बी मनी निकालो, आप निकालो एफ बी ए निकाल लो सबसे पहले। तो एफ बी ए निकालोगे तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा जी 2m और दूसरा मास है m अपॉन में ए बी का स्क्वायर। और ये किसके तरफ होगा बच्चों, टुवर्ड्स बी ए की तरफ होगा। वहीं अगर आप सी से निकालते हैं बी पर, क्योंकि हमें बी का देखना है, तो ये हो जाएगा जी एम इंटू एम अपॉन में बी सी का स्क्वायर। और ये किधर होगा, टुवर्ड्स बी सी होगा, क्योंकि यहाँ तो अट्रैक्शनल फोर्स होता है। अब आप ध्यान रखिए जो बी सी की वैल्यू है आपको दे रखी है 2 टाइम्स ए बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो एफ बी सी फोर्स है वो ए बी से कम हो जाएगा, क्योंकि बी सी तो ए बी का 2 गुना है। तो बी सी क्या होगा, बी सी फोर्स हमारा कम हो जाएगा क्योंकि बी सी ज़्यादा हो गया। तो अगर बी सी फोर्स कम होगा तो जो स्मॉल एम है वो हमारा 2m की तरफ मूव करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी वाला। चलिए आगे चलते हैं भैया। अब बच्चों अब जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं एमसीक्यू टाइप्स 2, और ऐसे क्वेश्चन वो होते हैं जिसके मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो देखो अभी भी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताया। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सिर्फ और सिर्फ रोटेशन ऑफ अर्थ से ही जी बढ़ता है, अदरवाइज जी आपका नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहे हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद इंक्रीज डेप्थ, जो दूसरा है ये गलत है, डिक्रीज होता है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद इंक्रीज लैटिट्यूड, ये बिल्कुल सही है। लैटिट्यूड में इंक्रीज करोगे इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे डिक्रीज होगा, लेकिन हाइट बढ़ाओगे डेप्थ बढ़ाओगे तो आपका इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये भी सही है, ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ए, सी और डी। 8.10 पे चलते हैं। कह रहे हैं इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ बिकम एन इनवर्स क्यूब, अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ से इनवर्स क्यूब हो जाएगा तो कह रहे हैं तो ऑर्बिट कैसे होगी। तो देखो बच्चों इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो अब देखो जब भी आपको ऐसे आएगा, अगर मान लो ग्रेविटेशनल लॉ स्क्वायर फॉलो करने के बजाय क्यूब फॉलो करने लग जाए, मान लो m1 m2 है और इसकी डिस्टेंस r क्यूब हो गई, ठीक है, तो गोल तो घूमेगा ही ना, और अगर गोल घूमेगा तो हमारा सर्कुलर मोशन लगेगा। सर्कुलर मोशन लगेगा तो आपके यहाँ से स्पीड कितनी हो जाएगी, इसको m1 कर लो, m से m कट गया तो ये आ जाएगा, या m2 कर लो इसको, ये आ जाएगा v आ जाएगा रूट g m1 ओवर r हो जाएगा। तो स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, 1/r पे करेगी। तो जब स्पीड 1/r होगी तो जो t हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई r ओवर v हो जाएगी। और v की वैल्यू अगर आप ये रखेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, टी स्क्वायर। r की वैल्यू तो आपकी r ही रही, लेकिन ये रूट gm/r हो गया, ठीक है। और इसको जैसे आप उधर ले जाओगे ये आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट तो होगी नहीं, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए हमारा केपलर लॉ था टी स्क्वायर r की पावर 3, ये इलिप्टिकल के लिए था, ये इलिप्टिकल फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें अब आप क्या कह सकते हैं, इलिप्टिकल नहीं होगा, लेकिन जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो आप निकाल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। प्लेनेट विल हैव नॉट इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ स्टोन थ्रोन बाय हैंड ऑन द सरफेस
विल बी अप्रॉक्स पैराबोलिक, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। 8.11 में चलते हैं। कह रहे हैं कि इफ द मास ऑफ सन वेर 10 टाइम्स स्मॉलर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड, तब क्या होगा। तो मतलब अगर g की वैल्यू, मान लो g1 आपको 10 टाइम g कर दिया है, और आपने g के बाद आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने मास को 10 टाइम स्मॉलर कर दिया है, तो अगर मास मान लेते हैं हम, मास को हम m1 कर लेते हैं, तो 10 टाइम स्मॉलर मीन्स 10 m/10 कर दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं वॉकिंग ऑन ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज, रेन ड्रॉप विल फॉलिंग फास्टर, एयर प्लेन विल हैव टू ट्रेवल मच फास्टर। तो एक एक करके निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले आप फोर्स निकालो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी ओवर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो 10 टाइम्स कर दिया, जी 10 टाइम्स हो गया जी, और ये हो जाएगा M ओवर आर ही रहेगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा 10 टाइम्स आ जाएगा, और इस पूरे को देखो, ये आपकी जी की वैल्यू है, तो ये mg हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जो हमारा फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट है ड्यू टू सन कितना होगा, वो भी निकाल लेते हैं, F1 कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा जी ms मास ऑफ सन ओवर आर स्क्वायर। और आपसे क्या कहा गया है, वैल्यू पुट कर दो, जी तो जी रहेगा, ठीक है। और मास, जो मास है आपका, वो क्या कर दिया है, 10 टाइम कर दिया है, ms/10 हो गया, और इंटू m हो गया, नीचे आर स्क्वायर था, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें पूरा देखिए, क्या देखेंगे, अगर आपका जो डिस्टेंस है, इनको अलग अलग करा है मैंने, अगर डिस्टेंस r जो है वो r से बड़ा होगा, तो जो आपका f है वो बहुत छोटा हो जाएगा, f छोटा हो जाएगा, तो हम लगभग ये कह सकते हैं कि वेट तो 10 mg होगा। तो ये पहला वाला तो ठीक है, वॉकिंग ऑन ग्राउंड बिकम डिफिकल्ट तो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो क्रिटिकल वेलोसिटी है बच्चों, क्रिटिकल वेलोसिटी है वो जी के प्रोपोर्शनल होती है, जी के प्रोपोर्शनल अगर होगी तो आप देखो जी कौन बड़ा होगा, ये वाला जी बड़ा होगा या ये वाला जी बड़ा होगा। अगर आदमी का वेट mg डैश है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 mg है, तो आपका जी डैश बड़ा हो गया जी से, तो इसका मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी सेकंड वाले में ज़्यादा होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, और टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, ए सी डी हो जाएगा, ठीक है। 8.12 कह रहे हैं कि इफ़ सन एंड प्लैनेट कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज, अगर उसमें बहुत सारा अपोजिट चार्ज हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि कौन सा लॉ वैलिड होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सारे लॉ वैलिड होंगे, ए सही होगा। आगे क्या करा, ओनली थर्ड लॉ विल वैलिड, ये गलत है। सेकंड लॉ विल नॉट चेंज, बिल्कुल सही है। फर्स्ट लॉ स्टिल वैलिड, बिल्कुल सही है। सारे लॉ वैलिड होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि अगर बहुत सारे अपोजिट चार्ज हो भी जाते हैं, तो जो हमारा अर्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा वो लार्ज हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, वो भी अट्रैक्टिव होता है नेचर में, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जब दोनों फोर्स ऐड होंगे, और दोनों ही क्या करते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, और सेंट्रल फोर्स है, तो इससे क्या होगा कि हमारा सेम नेचर होने की वजह से तीनों लॉ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, बस बढ़ जाएगा। 8.13 आपसे कह रहे हैं, there have been suggestion that value of gravitational constant g become smaller when considered over very large time period in future if that happen for our earth। तो बच्चों इसमें क्या है, कह रहा है कि आपका जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो बहुत कम हो जाएगी ओवर अ वेरी लार्ज टाइम्स पीरियड, या बिलियंस ऑफ ईयर कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो जो हमारा एफ ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने जी इस टर्म में दिया है mm/r²। अब सोचो अगर जी इंक्रीज हो रहा है टाइम, अगर जी इंक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एफ भी तो इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर जी टाइम हो रहा है तो एफ क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज ना होके वीकर होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो एफ जी अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जो हमारी अर्थ है वो हमारे सन के क्लोज ऑर्बिट में स्ट्रिक्टली मूव नहीं करेगी, और रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रेडियस इंक्रीज हो जाएगी तो अट्रैक्शन हमारा वीकर हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रेडियस बढ़ जाएगी, और रेडियस अगर बढ़ेगी तो हमारा अट्रैक्शन वीकर हो जाएगा, और बहुत टाइम बाद क्या होगा, अर्थ हमारा सोलर सिस्टम को छोड़ के चले जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी और डी।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर जी बढ़ेगा तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, समझ रहे हैं? जी बढ़ेगा वो घटेगा, जिससे वो वीक होगा तो हमारा वो जो उसका सोलर सिस्टम का रेडियस नेचर है वो छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। 8.14 है, ये तो वेक्टर से है, आपने कई बार देखा होगा, ये वेक्टर लॉ से है। F1 F2 दो फोर्स दिए हैं जिनका रिलेशन दिया है, आपसे करें कि कौन सा सही है। तो बच्चों इसमें जो करेक्ट है, अगर आप रिलेशन से देखें ACD तीनों करेक्ट होंगे, थर्ड लॉ इनवैलिड होगा इस केस में, डी हो गया और आपका ए। इजी क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। 8.15, तो आपने दो तरह की सैटेलाइट पढ़ी होंगी, पोलर और जियो स्टेशनरी, तो कह रहे हैं कौन सा ट्रू है। तो बच्चों इसमें एक तो ए सही है, जो हमारे पोलर सैटेलाइट हैं वो हमारे क्या करते हैं, नॉर्थ से साउथ घूमते हैं, और जियो स्टेशनरी हमारे वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, तो ए और सी सही है। ठीक है, मतलब अर्थ जैसे रोटेट करती है वैसे ही जियो स्टेशनरी भी करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, और वो नॉर्थ टू साउथ करते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दोनों के एप्लीकेशन क्यों है, एप्लीकेशन क्या क्या है, कौन सा हमारा टेलीकास्टिंग के काम आता है, वेदर के लिए कौन काम आता है, रिमोट सेंसिंग के कौन काम आता है, या आप कॉमेंट करेंगे। 8.16 कह रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बच्चों अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब उसका साइज अगर 100 सेंटीमीटर के आसपास है, उससे कम है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, वो बहुत क्लोज होता है सेंटर ऑफ मास के, बहुत ही स्मॉल बॉडी के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा है एक्सटेंडेड बॉडी। तो एक्सटेंडेड बॉडी में क्या होता है, अगर साइज इंक्रीज करेंगे तो वेट इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज होगा तो जो सेंटर ऑफ मास और CG है वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, ये आपके कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, क्लोज टू ईच अदर, तो सही इतना। अगर बहुत कम साइज है, ठीक है, तो हमारा वो क्लोज होंगे, अगर दूर है बहुत तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो बच्चों अपार्ट फ्रॉम दिस हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे इसी के हैं NCERT एग्जाम्पलर के। जैसे ना बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे फोर्स हैं। ठीक है, तो फोर्स में 2 टाइप के फोर्स होते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, आप NCERT एग्जाम्पल खोलेंगे वहाँ ऐसे क्वेश्चन हैं बहुत सारे, एक है नॉन कंजर्वेटिव जो आपके वनडे एग्जाम में काफ़ी आ सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्स बच्चों जिसमें वर्क डन क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आपका, और आपका मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट होता है, इलास्टिक फोर्स आपका, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं बच्चों। ये आपका पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स हैं, ये डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या थी, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। कंप्लीट वर्क डन लोगे एक राउंड ट्रिप का तो 0 आ जाएगा। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव में मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आपका क्या कहते हैं, फ्रिक्शन है बच्चों, ठीक है, जो पाथ पे डिपेंड करेंगे, और विस्कस फोर्स है, एयर ड्रैग है, इस टाइप के फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आगे हम इनके नेचर पे भी देख सकते हैं, आप मेरे को बताइएगा सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं। ठीक है, सेंट्रल फोर्स और नॉन सेंट्रल फोर्स 2 टाइप के हम ऐसे भी कह सकते हैं। सेंट्रल फोर्स मीन्स आपको बताना है क्या होगा, इसके एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, और नॉन सेंट्रल होता है जैसे न्यूक्लियर है, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट लूप है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात कई बार आपसे एग्जाम में आता है, जो सेकेंड लॉ ऑफ केपलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ जो होता है वो कहता है कि जो रेडियस वेक्टर है वो स्वीप्स आउट इक्वल्स एरिया इन इक्वल टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल एरिया कैंसिल करता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यहाँ पर पेरिहेलन और एपिहेलन 2 कंडीशन आएंगी, वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंड सेकंड वन जो एरियल वेलोसिटी होती है L/2m, ये आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये इस लॉ के कॉन्सिक्वेंस है या कंक्लूजन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा ग्रेविटी चैप्टर और इससे PYQ। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा कोई कौन से क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया, हम जल्दी वीडियो लाके उसमें आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और आशा करता हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं, आ रहे हैं, कुछ सीख के जा रहे हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपका अपना चैनल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो ज़रूर बताएं, हम उसमें भी काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विशिंग ऑल द बेस्ट।